हेलो एंड वेलकम टू फिल्डर फार्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दसर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके। सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा मिक्सड एमसीक्यूज, यानी हर एक यूनिट से ले गए हैं एमसीक्यूज। सो आप इसको अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 25 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं। सो आप इसको अटेंड करिए। अगर आपने इसको अटेंड नहीं किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, यस। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सो ये 2 PM का जो क्लास स्टार्ट रहता है, यहाँ से आप लाइव आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मैं भी शेयर करके रखूँगा। सो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का एमसीक्यू सीरीज़। तो सब शेयर करो, वेरी गुड। तो जो शेयर करेगा वो थम्स अप भी करेगा बाद में। ओके, यस, वेरी गुड। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन देन, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन 1, इसको पढ़ो और पर आंसर करो। टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी टीचिंग को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। टीचिंग को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, यानी ऐसे ऑक्यूपेशन क्या मानेंगे उसको, वोकेशन मानेंगे या प्रोफेशन मानेंगे या कैरियर मानेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर कर लो, सबको आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। टीचिंग को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इनमें से ए है ऑक्यूपेशन, बी है वोकेशन, सी है प्रोफेशन, डी है कैरियर। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। ये इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तब ये आपको इजी लगेगा, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपको थोड़ा सा इसमें चूक जाओगे, है ना। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट प्रोफेशन, यानी टीचिंग जो है ये इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ये प्रोफेशन है, ठीक है। हाँ, वेरी सो ऑक्यूपेशन हम इसको नहीं बोलेंगे, या वोकेशन या कैरियर नहीं बोलेंगे, ये एक प्रोफेशन है, ठीक है। इससे प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होती है, यानी दूसरे को समझाना, दूसरे को मतलब डिफरेंट तरीके, डिफरेंट वेज अपनाने, है ना, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स हम अपनाते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स इट इज़ प्रोफेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज, टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव बताना है आपको, मेन ऑब्जेक्टिव। ए है ट्रांसमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। क्या एग्जिस्टिंग नॉलेज जो होती है वो ट्रांसमिशन करते हैं, मतलब जो ऑलरेडी टीचर में नॉलेज होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं क्या। बी स्टिमुलेट क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, या बच्चों में ऐसा डिज़ायर पैदा करना, ठीक है, कि वो नई नॉलेज को गेन कर सकें या डिस्कवर कर सकें। सी हेल्प चिल्ड्रन टू डू वेल इन एग्जामिनेशन, या बच्चे को मदद करना कि एग्जामिनेशन में अच्छा करे। डी है टू फैसिलिटेट रिसर्च, या रिसर्च को फैसिलिटेट करना। तो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गए हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, स्टिमुलेट क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू डिस्कवर नॉलेज, यानी बच्चों में ऐसी क्षमता पैदा करना, बच्चों में एक मतलब विश, एक डिज़ायर पैदा करना कि जिससे वो नॉलेज को डिस्कवर कर सकें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। ओके,
सो ये चीफ ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का, ठीक है। सो बाकी जो है बाकी ये भी एक बात है, जो मेन इसमें ऑब्जेक्टिव है मेन है यही कि यानी बच्चों में ऐसा विश डिज़ायर ख्वाहिश पैदा करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को डिस्कवर करे, यानी क्रिएटिविटी उनमें लाए, ठीक है। हाँ मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करेंगे और डिस्कवर भी करेंगे, ठीक है। डे बाय डे वो डिस्कवर करेंगे नॉलेज, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। ए गुड लर्नर इज वन हु, ए गुड लर्नर कौन सा होता है? ए लिसन्स अटेंटिवली टू टीचर्स, जो टीचर का सुनते हैं। बी हैज ए क्वेश्चनिंग फ्रेम ऑफ माइंड, यानी उसको क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सी स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन लाइब्रेरी, जो ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में निकालता है। डी है प्रिपेयर्स वेल फॉर एग्जामिनेशन, वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहता है, ठीक है। आपको आंसर करना है यहाँ पे। सो आपके पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है, आप आंसर करो सब। एक गुड लर्नर आपको बताना है कैसा होता है, ठीक है। ये सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। एक गुड लर्नर बताना है कौन सा होता है, ठीक है। अब ऑप्शन में आपको चूज करने पड़ेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। हैज ए क्वेश्चनिंग फ्रेम ऑफ माइंड, यानी एक गुड लर्नर ऐसा होता है जिसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे, यानी जो लेक्चर या जो कंटेंट डिलीवर हुआ होगा उसके बाद उसके पास कोई क्वेश्चन होगा उसके रिलेटेड। सो दैट इज ए गुड लर्नर, ओके। यस, सो आई होप यू गॉट इट। देखो लिस्टेड एटीट्यूड टीचर्स यानी सब सुनते तो सब सारे हैं, ठीक है। हाँ मतलब कुछ ज़्यादा, और कुछ लोग ऐसे हैं वो लाइब्रेरी में ज़्यादा टाइम निकालते हैं, कुछ एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ते हैं। बट अच्छा सा वो गुड लर्नर वो है, अच्छा लर्नर वो है जिसके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जो टीचर को क्वेश्चन पूछेगा, मतलब कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है, जो रिलेवेंट होगा तो उसके लिए वो क्वेश्चन पूछेगा, दैट इज ए गुड लर्नर, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 4 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। आइडेंटिफाई एनी 3 फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट इफेक्टिव टीचिंग। यहाँ पे आपको 3 फैक्टर्स आपको चूज करने हैं जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए होते हैं। फर्स्ट इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है। सेकंड इज सब्जेक्ट मास्टरी, सब्जेक्ट मास्टरी होनी चाहिए। थोड़े स्मार्ट एंड हैंडसम लुक्स, स्मार्ट और हैंडसम लुक्स होने चाहिए। फोर्थ है रैपॉर्ट विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ रैपॉर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको चूज करने हैं कोड ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, डी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपके पास टाइम बचा हुआ है। कोड में से आपको चूज करना है, यहाँ से कोड कौन सा आएगा। यहाँ पे ध्यान में रखना, आपको बताना है 3, कोई सब बोलेगा, ठीक है। तो 3 आपको बताने हैं, 3 फैक्टर्स कौन से हैं इफेक्टिव टीचिंग के रिलेटेड, ओके। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गए हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट, सी पार्ट के फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, सब्जेक्ट मास्टरी है, फोर्थ है रैपॉर्ट विद स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये मतलब इफेक्टिव टीचिंग के फैक्टर्स है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए अच्छा सा, सब्जेक्ट मास्टरी होनी चाहिए यानी जो सब्जेक्ट पढ़ाता होगा उस पर पूरी ग्रिप होनी चाहिए। रैपॉर्ट विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अच्छा ताल्लुक जो रखता होगा, ठीक है। सो यानी स्टूडेंट के मतलब प्रॉब्लम्स को समझना, ठीक है, स्टूडेंट्स को जो समझ में नहीं आता हो वहाँ उनको बता देना, ठीक है। सो दोज आर द सम फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग।
देखो स्मार्ट एंड हैंडसम लोग कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर स्मार्ट एंड हैंडसम नहीं हो सकता है फिर भी मतलब चलेगा, है ना। तो बाकी चीज़ें जो है, ये 3 चीज़ें जो है ये होनी चाहिए उसमें, ठीक है। सो एज ए टीचर तो ऐसे इफेक्टिव टीचिंग बन सकता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। Programmer instruction is based on the principles of learning which is known as। प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन जो है उसकी एक बेस है, मतलब किस एक बेस है उसकी, है ना, एक प्रिंसिपल है, एक बेस उसकी। तो आपको बताना है वो कौन सी बेस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताना सॉफ्टवेयर लर्निंग है, मोटिवेशन है, रेनफोर्समेंट है या सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग है। आपको बताना है जो प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन है, पीआई जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो मतलब आधारित है, यानी किसी कोई बेस है उसकी, वो कौन सी बेस है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। फिर कुछ कोई मतलब इसमें डिफरेंट लर्निंग में डिफरेंट प्रिंसिपल्स है। अब जो प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शन है वो किस के आधारित पे है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो क्या वो सॉफ्टवेयर लर्निंग पे मतलब बेस है, यानी उसके फंडामेंटल्स जो है वो सॉफ्टवेयर लर्निंग से आते हैं, क्या मोटिवेशन से या रेनफोर्समेंट से या सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग से। ओके, सो आप सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा तौर आंसर करो। तो आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, रेनफोर्समेंट, ठीक है। सो रेनफोर्समेंट इज द करेक्ट आंसर अबाउट दिस। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो, यानी प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है। यस, सो यहाँ पे क्वेश्चन 6 पढ़ो आप, इस पे फोकस करो आप। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट आर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट विच मेजर, यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो होते हैं, जब कोई सेंटेंस आधा दिया होता है उसको मतलब और डैश में पूरा करना होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप टेस्ट होते हैं, है ना। तो ये किसको मेजर करते हैं, ए रिकॉग्निशन एबिलिटी, बी है सेंटेंस नॉलेज, सी है एसोसिएशन स्किल, डी है रिकॉल एबिलिटी। यहाँ पे मतलब किसको ये मेजर करता है ये बताना आपको। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी सेंटेंस कंप्लीशन, यानी सेंटेंस आधा दिया होता है पूरा नहीं होता है, तो ये एक ऑब्जेक्ट टाइप टेस्ट है। तो किसको मेजर करता है, क्या रिकॉग्निशन एबिलिटी को, कि रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। सेंटेंस नॉलेज, या एक सेंटेंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सी एसोसिएशन स्किल, यानी जो आपस में इनको क्या ताल्लुक है, ठीक है। डी रिकॉल एबिलिटी, यानी कितना याद रहता है, एक बंदे को कितना याद रहता है, तो रिकॉल एबिलिटी। तो यहाँ पे आपको बताना इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा, तो वो आप आंसर कर लो। बहुत अच्छा तुरंत आंसर करो सब। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर डी पार्ट, रिकॉल एबिलिटी। यानी सेंटेंस कंप्लीशन जब होता है, ये सेंटेंस जब होंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट टाइप टेस्ट जो होंगे, तो उसको बोलते हैं रिकॉल एबिलिटी। ओके, रिकॉल एबिलिटी। तो सबों आई होप यू गॉट इट, यानी जिन्होंने गलत किया है रिकॉग्निशन एबिलिटी लिखा, किसी ने सेंटेंस नॉलेज बोला है ना, सो आप इसको ध्यान में रखो। यहाँ पे आएगा रिकॉल एबिलिटी, यानी कितना याद रहता है, ठीक है। हाँ, तो सेंटेंस को हम पूरा करेंगे तब जब हमें याद रहेगा, या हमें मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, तब हम रिकॉल कर सकते हैं, तब हम सेंटेंस को बना सकते हैं ना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 7 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। 3 of the following 4 attributes characterize research. Identify which one of is not the attribute of research. यहाँ पे है 3 जो है 3 है एट्रीब्यूट, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अब रिसर्च का एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है रिसर्च का। ए है रिसर्च इज पर्पसिव,
जो रिसर्च है वो पर्पसिव है। वी हैव फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च कैन बी जनरलाइज्ड फॉर ऑल कंटेक्स्ट्स। सी रिसर्च इज लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। डी रिसर्च इज बेस्ड ऑन एक्यूरेट डेटा। सो अब सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है, दोबारा बताऊंगा, 3 एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च के। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है रिसर्च का। ओके, चलो अब सब आंसर करो, वेरी गुड। यहाँ पे आपको बताना है एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है रिसर्च का। कौन सा नहीं है, आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ रिसर्च, जो रिसर्च का एट्रीब्यूट नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फाइंडिंग ऑफ रिसर्च कैन बी जनरलाइज्ड फॉर ऑल कंटेक्स्ट्स, यानी जो हमारे फाइंडिंग्स आते हैं रिसर्च के उसको जनरलाइज करते हैं पूरे मतलब यूनिवर्स पे, पूरे वर्ल्ड पे। तो ये नहीं हो सकते, पूरे कंटेक्स्ट पे नहीं कर सकते हम। जहाँ पे जितनी रिसर्च होगी, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन होगी उसी पे उसको जनरलाइज कर सकते हैं, पूरे पे नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई रिसर्च किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई रिसर्च किया टीचर्स पे, टीचर्स में मैंने देखा टेक्नोफोबिया, ठीक है। तो अब जो मतलब मैंने जो रिसर्च किया तो वो टीचर्स पे जो फाइंडिंग्स आ जाएंगे वो टीचर्स पे आ जाएंगे। अब टीचर्स में अलग ग्रुप टीचर्स, कुछ टीचर्स प्री प्राइमरी के होते हैं, प्री प्राइमरी में पढ़ाते हैं, कुछ प्राइमरी में पढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ाते हैं, कुछ सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाते हैं, कुछ हायर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाते हैं, कुछ कॉलेज लेवल पे पढ़ाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाते हैं। अब हमने ले लिया एक ग्रुप जो कॉलेज लेवल पे पढ़ाते हैं, ठीक है, जो कॉलेज पे पढ़ाते हैं, कॉलेज लेवल पे पढ़ाते हैं, उनको हमने ले लिया है। तो यहाँ पे उन ही टीचर्स को, यानी जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उन्हीं को यहाँ पे जनरलाइज करेंगे, ठीक है। बट पूरे को नहीं, सारे टीचर्स को नहीं। जो प्री प्राइमरी में उनको नहीं कर सकते हैं, जो प्राइमरी में है या एलिमेंट्री या सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी लेवल पे जो टीचर्स, उनको नहीं करेंगे, ठीक है, जनरलाइज। तो जनरलाइज यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप को करेंगे। तो ये वाला जो है ये एट्रीब्यूट या ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रिसर्च का। ओके, सो आई होप यू गॉट इन। इसी तरह हम बोलेंगे कि रिसर्च ये पर्पसिव है ना, ये तो है इसका एट्रीब्यूट। रिसर्च जो लॉजिकल होता है, इसमें लॉजिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। रिसर्च जो है इसमें एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। अगर एक्यूरेट डेटा नहीं होगा तो रिसर्च हमारा ठीक नहीं रहेगा, है ना। ओके, सो दैट मीन्स कि ये वाला इसका एट्रीब्यूट नहीं है कि यानी सारे पे इसको जनरलाइज कर सकते हैं रिसर्च के फाइंडिंग्स को, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। वन ऑफ द फॉलोइंग फोरम्स विल बी डायरेक्टली रिलेवेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, सॉरी, यानी इनमें से आपको बताना है कौन सा फॉरम ऐसा है जो रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से। ए सेमिनार, बी है कॉन्फ्रेंस, सी है वर्कशॉप, डी है सिंपोजियम। अब सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है ऐसा कौन सा फोरम है जो डायरेक्टली रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के साथ। सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, सिंपोजियम है। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। जिनको अभी भी समझ में नहीं आ गया है मैं दोबारा बताऊंगा। आपको ऐसा फॉर्म यहाँ पे बताना है जो डायरेक्टली फंक्शन करता है इससे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं। ओके, यस। तो आपका टाइम खत्म हो गए हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या, वर्कशॉप, यानी वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप इज रेलिवेंट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ओके, सो वर्कशॉप इज द फोरम which is directly relevant to the administrative actions. Okay, so ये सेमिनार
यानी वर्कशॉप में हमें ट्रेनिंग मिलते हैं, दैट इज वाई कि हम क्या बोलते हैं कि ये रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के साथ। जो भी ट्रेनिंग्स हमें मिलते हैं वो हमें सारे वर्कशॉप में मिलते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ो, आंसर करो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं, वहीं पे चेक करते हैं। आपको क्या करना है, जो भी देख रहे हैं क्लास को, आप लाइव चैट एक ऑप्शन आ जाता है आपके स्मार्टफोन में या आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, आप एक लाइव चैट ऑप्शन आ जाता है जब आप यूट्यूब को ओपन करते हो, तो उस लाइव चैट को क्लिक करके वहां से आप आंसर कर सकते हैं। ओके, यस। सो और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द टेक्निक अडॉप्टेड टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इज, यानी वो टेक्निक जो अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, किसके लिए, कि लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी यानी लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी किसके लिए उसको अडॉप्ट किया गया है ना, कि कुछ इंडिविजुअल्स को, ठीक है, बाय मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। तो उस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, ए पर्सनैलिटी टेस्टिंग, बी है प्रोजेक्टिव टेक्निक, सी है साइकोमेट्री, डी है सोशियोमेट्री। चलो मैं दोबारा बताऊंगा, वो टेक्निक बतानी है आपको जो अडॉप्ट की जाती है लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी जो इंडिविजुअल्स में होती है, उसको मेजर करने के लिए या उसको पाने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी एक बंदा होता है, यानी जब वो किसी ग्रुप में जाता है तो वहाँ पे उसको कितनी एक्सेप्टेबिलिटी, यानी उनके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उस ग्रुप के, ठीक है, उस पर वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना उनको वो अडाप्ट कर लेगा अपने आप में। तो ऐसे हम उस टेक्निक को क्या कहेंगे, यानी जो उसको मेजर करेगा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सोशियोमेट्री। देखो सोशियोमेट्री जो है ये एक इंडिविजुअल के मतलब एक इंडिविजुअल को मेजर करता है, ठीक है, सोशियोमेट्री, ठीक है। ये मतलब सोसाइटी में कितना मतलब मिलेगा, ठीक है, मतलब सोसाइटी के नीड जो उसमें है या रिक्वायरमेंट जो कि वो फुलफिल होते हैं इसमें, ठीक है। तो मतलब कोई आइसोलेशन पसंद करता है, ठीक है, वो कहता है कि मैं किसी के साथ नहीं रहूँ, उसका फ्रेंड भी नहीं होते हैं, ठीक है, उसको कोई नहीं मतलब ज़्यादा वो सोसाइटी के साथ चलता भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें उसको देखना होगा, ठीक है, उसके लिए हम सोशियोमेट्री यूज़ करेंगे। कोई ऐसा होता है कि वो मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स उसके होते हैं, मेल फ्रेंड्स, ओके, मतलब मेल फ्रेंड्स उसके ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो सोशियोमेट्री, किसी के ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स होते हैं, यानी वो ज़्यादा कम्युनिकेटिव होता है, उसमें जो चालू चलन होता है, लैंग्वेज जो होते हैं, फ्लुएंसी होते हैं, उसके ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स तभी हो सकते हैं, चाहे वो मेल होगा फीमेल होगा, बट उसके ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स होते हैं, तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं सोशियोमेट्रिक से। ओके, सो आई होप यू गॉट, यानी मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, तो आई होप यू गॉट इट व्हाट इज सोशियोमेट्री, ठीक है, यस। सो ऐसे कोई ऐसा पसंद करता है कि यानी वो बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब अगर वो उठेगा उनके साथ बैठेगा नहीं, ठीक है, तो वो बहुत तंग आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, मतलब जब तक मैं उनके साथ नहीं उठूं या बैठूं या कोई भी होगा, वो कोई भी ग्रुप, तो उसको मतलब वो क्या होता है कि यानी सुकून नहीं मिलता है तब तक, ठीक है। उसको भी हम मेजर कर सकते हैं सोशियोमेट्री से। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कम्युनिकेशन साइंस। कम्युनिकेशन साइंस का आपको बताना यहाँ पे कौन सा एक मतलब बानी है, ठीक है, फादर ऑफ कम्युनिकेशन, फाउंडर कौन है कम्युनिकेशन साइंस का। ए है B.F. स्किनर, बी है जेरोम ब्रूनर, सी है विल्बर श्राम, डी है कर्ट लेविन। आई होप आपने पहली बार सुना होगा, ऐसा क्वेश्चन है ना। आपको बताना है यहाँ पे फादर ऑफ कम्युनिकेशन साइंस कौन सा है। ए है B.F. स्किनर, बी है जेरोम ब्रूनर, सी है विल्बर श्राम, डी है कर्ट लेविन। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा।
आपने पहली बार ये क्वेश्चन सुना होगा, ठीक है। ये सेट एग्जाम में आया हुआ है, आंध्र प्रदेश के सेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यस, ये आज मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कुछ नेट के क्वेश्चन है, कुछ सेट के क्वेश्चन है, ठीक है, बट पूछे जाते दोनों एग्जाम्स में। आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। विल्बर श्रैम, विल्बर श्रैम जो है ये कम्युनिकेशन साइंस का एक फाउंडर है, फादर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इस ये एक स्कॉलर था इन्हें जिसने कम्युनिकेशन साइंस को मतलब डेवलप किया है, ठीक है। हाँ, सो दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन साइंस का फादर जो है वो है विल्बर श्रैम। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन ए सर्टेन कोड क्लॉक इज क्लॉक KCOLC, तो इसका कोड ये, क्लॉक का कोड ये बना गया है। हाउ इज स्टेप्स रिटन इन द सेम कोड, स्टेप्स कैसे लिखेंगे हम, यानी कैसे इसको लिखा जाएगा, ठीक है। सो ए है SPEST, B है SPSET, C है SPETS, D है SEPTS। सब आंसर करो, वेरी गुड। ये इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्लॉक का ये कोड है, स्टेप्स का कोड बताना आपको कौन सा आएगा। सब आंसर करो, ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। सो आपका टाइम खत्म हो गए हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट क्या है, SPETS। देखो यहाँ पे पहले इसको देखते हैं, इसको कैसे एनकोड किया गया है ना। यहाँ पे CLOCK है क्लॉक, तो इसको यहाँ से लिखा गया है यानी KCOLC, यानी ऐसे उल्टा लिखा हुआ है, तो ऐसे हमें इसको भी उल्टा लिखना है। SPETS, ये जो है SPETS, तो इसको उल्टा लिखेंगे तो ये वाला इसका आंसर आएगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 12 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का सीक्वेंस दिया गया है 5, 8, 13, x है ना, 34, 55, 89। अब यहाँ पे बताना आपको वैल्यू ऑफ x क्या है, ठीक है। ये जो x है यानी इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। ए है 20, B है 21, C है 23, D है 29। आप आंसर करो सब, पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, कौन सा लॉजिक इसमें लगेगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको कोई लॉजिक दिखाऊंगा तो उसको आप, जिसको पता नहीं अभी मतलब कैसे आएगा आंसर, तो वो ले लेगा, वो उसको अपने माइंड में रखेगा। अगर किसी को मतलब शॉर्टकट ट्रिक्स पता है, वो नहीं बोलेगा सर अब ऐसे करना है वैसे करना है, तो अपने अपने ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए। बट जो बेस्ट वे होता है वही अपना लो, ठीक है, क्योंकि कल क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बताना है यहाँ पे जो x का वैल्यू क्या रहेगा, जैसे 5, 8, 13, x है ना। यस, ऐसे आंसर करो सब। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गए हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर बी पार्ट क्या है, 21, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आएगा ये। हाँ, ऐसे हम देखेंगे, ये है 5 + 8 कितने हो गए हैं, वो 13 बन गए है ना। 13 + 8 कितने हो गए, 21। 21 + 13 कितने हो गए, वो हो गए 34 है ना। ऐसे 34 + 21 ले लेंगे हम, तो वो कितने बन जाएंगे, 55 है ना। हाँ, ऐसे 55 + 34 इजी क्वेश्चन था, है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था।
सो दैट मीन्स यहाँ पे 21 यानी 13 + 8 को जब हम ले लेंगे तो दैट बिकम्स 21. सो 21 इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो हमने सीक्वेंस में पहले देखना है कि सीक्वेंस कैसी होती है, तो उसी सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन को करना होता है. ओके, सो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो. अब क्वेश्चन 13 है, द लेटर्स इन द फर्स्ट सेट हैव सर्टेन रिलेशनशिप, यानी जो पहले सेट में जो लेटर्स है उनके एक रिलेशनशिप है आपस में. ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप, उस रिलेशन के बेस पे मेक द राइट चॉइस फॉर द सेकंड सेट, यानी दूसरा जो सेट है उसको भी बनाना पड़ेगा. जैसे पहला वाला सेट है ऐसे दूसरा वाला सेट भी बनाना है. ठीक है, BFGK अब बताना है यहाँ पे आपको. अब यहाँ पे कौन सा सेट आएगा इसके लिए. ठीक है, LP इसको JK आएगा या QU आएगा या VW आएगा या RQ. आप सब आंसर करो. वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए. पहले इसको सॉल्व कर लो फिर आंसर कर लो. ये भी आंध्र प्रदेश के सेट के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट क्या है, QU. देखते हैं कैसे. जैसे B to F जो है इसमें कितने लेटर छोड़े हैं, है ना, वो देखना है. अगर ऐसे नहीं करोगे फिर यहाँ पे F के बाद क्या आता है G, है ना, ऐसे P के बाद क्या आता है Q, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया, है ना. ABCDEFG, F के बाद G आता है, तो ऐसे यहाँ पे P के बाद क्या आता है Q, है ना. तो दैट मीन्स Q डायरेक्टली हमें आंसर आ गया है B, है ना. ज़्यादा टाइम इसके साथ नहीं लगेगा, इसे हार्डली 1 सेकंड या 2 सेकंड लगेंगे, तो ये टाइम आपको बच जाएंगे एग्जाम में. ओके, सो ऐसे क्वेश्चन पे अगर इसमें और देखेंगे तो यहाँ पे 3 लेटर्स का छोड़ दिए गए हैं ना, BCDE और F, उसके बाद GHIJ और K आ गया है. सो इसके बाद LMNO और P, उसके बाद Q और फिर देखना 3QRST, तो U यहाँ पे आ गए. तो ये 3 लेटर्स में छोड़े गए हैं, है ना. अगर हम इसमें देखेंगे इसमें नहीं है, इसमें भी कोई लेटर बीच में छोड़ा नहीं है ना, इसमें भी कोई लेटर छोड़ा नहीं, तो ये तीनों नहीं आएंगे, तो ये वाला आएगा. 2 तरीके से मैंने एक तो डायरेक्टली हमने देखा, दूसरे हमने हर एक ग्रुप में इसमें 3 लेटर छोड़े गए, उसके बाद इसमें भी 3 लेटर छोड़े गए, इसमें भी बीच में 3 लेटर छोड़े गए. अब यहाँ पे से देखना 3 लेटर किसमें छोड़े गए, तो वो वाला आंसर आएगा. ओके, सो आई होप यू गॉट इट. चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो. सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, यानी यहाँ पे आपको एक पेयर ऑफ वर्ड चूज करना है जो बाकियों से डिफरेंट है. ए है हार्ड एंड सॉफ्ट, बी है हॉट एंड कोल्ड, सी है कम एंड अराइव, डी है राइट एंड रॉन्ग. सब आंसर करो. वेरी गुड. ऑड वन आउट करना है यहाँ पे. ठीक है, कि मतलब जो आपस में मिलते नहीं हैं, यानी जो डिफरेंट है, यानी जो बाकी से डिफरेंट है, ऐसे आपको चूज करना है. वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए. बहुत अच्छा. आपको यहाँ पे बताना है ऑड वन आउट, यानी डिफरेंट जो होगा वो आपको चूज करना है. दैट इज आंसर. ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट कम एंड अराइव.
देखो सब जो है इसमें बाकी जो है वो अपोजिट है, हार्ड सॉफ्ट ये भी अपोजिट है, हॉट एंड कोल्ड है ना। इसी तरह राइट एंड रॉन्ग ये आपस में अपोजिट है। ये दोनों जो है ये ना अपोजिट है ना, इनकी थोड़ी सी सिमिलर मीनिंग है, जिन्हें कम आ जाना है ना, तो अराइव पहुंचना, तो थोड़ी सी ये डिफरेंट है। यानी अगर ये भी अपोजिट होती तब ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये अपोजिट नहीं है ना, इनकी डिफरेंट मीनिंग है दोनों की। ऐसे ये अपोजिट वर्ड्स दिए गए आपस में, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। ये इजी क्वेश्चन है। इफ 5472 इज इक्वल टू 9, 6342 इज इक्वल 6 एंड 7584 इज इक्वल 6, व्हाट इज 9236? तो ये आपको बताना है, ठीक है। इसको आप पहले सॉल्व कर लो, फिर बताना आपको आंसर क्या आएगा। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। पहले इसको सॉल्व कर लो, यानी इनको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे ये कैसे आ गया है, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गए, तो फिर ये आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे जैसे ये है, ठीक है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं ऐसे क्वेश्चंस पे तब ये इजी है, अगर आपने नहीं किए हैं तब आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। अब बस करो, जिसने किया है तो ठीक है। सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर 2। सो देखते हैं कैसे। देखो पहले 9, 6 ये आंसर कैसे आ गए हैं, पहले इनको देखना पड़ेगा, है ना। हाँ देखो 5, 4, 7, 2 इसको ऐड किया गया है ना। 5 + 4 + 7 + 2 कितने हो गए, 18। तो फिर 8, 1 + 8 किया गया, दैट इज 9। इस तरह इनको ऐड किया गया 6 + 3 + 4 + 2, वो कितने हो गए 15। तो 15 यहाँ से 1 + 5 हो गए 6, है ना। इस तरह 7, 5, 8 पर इसको भी प्लस किया गया है ना, एडिशन किया गया है, यानी रिपीट एडिशन किया गया है। 7 + 5 + 8 + 4 = 24। अब 24 को अलग किया गया, 2 + 4 = 6, है ना। अब 9, 2, 3, 6, अब इसको जब ऐड करते हैं हम 9, 2 + 3 + 6, है ना। हाँ यानी 6, 3, 9, 9 + 9 हो गए 18 + 2 हो गए 20। सो 2 + 0 = 2। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है आप अपने माइंड में रख लो, उसको कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको अभी कोई ट्रिक नहीं है वो इसको ध्यान में रखें, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो आप यहाँ पे ऐसा मत बताओ कि नहीं सर दोबारा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। आप अपने माइंड में रखिए ट्रिक्स, ठीक है। सो वो आपको काम में आ जाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। यहाँ पे आप मत बता दीजिए, जिसको अभी भी कोई ट्रिक पता नहीं तो वो याद में रख लो, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। इफ ए रेक्टेंगल वायर कॉल्ड ए सर्कल, अगर रेक्टेंगल को हम सर्कल बोलेंगे, ए सर्कल ए पॉइंट, सर्कल को बोलेंगे एक पॉइंट, ए पॉइंट ए ट्रायंगल, एक पॉइंट को हम बोलेंगे ये ट्रायंगल है, एंड ए ट्रायंगल ए स्क्वायर, एक ट्रायंगल को हम स्क्वायर बोलेंगे। द शेप ऑफ ए व्हील इज, तो व्हील की कौन सी शेप होगी, ए रेक्टेंगल, बी ए सर्कल, सी ए पॉइंट, डी ए ट्रायंगल। चलो सब आंसर करो। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। व्हील की कौन सी शेप होगी फिर, है ना। व्हील पहिया जिसको कहते हैं, पहिए की क्या शेप होगी। सब आंसर करो, वेरी गुड। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखो अब आप रुको, हर एक क्वेश्चन पे यानी कोई आप जैसे सब टैलेंट नहीं है ना। तो जहाँ पे हम मतलब हर एक का खास ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे। ओके, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ जल्दी जल्दी, किसी को जल्दी जल्दी पता चलता है ना। आप तो इंटेलिजेंट है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।
पॉइंट। देखो कैसे, रेक्टेंगल को हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है, सर्कल है पॉइंट, सर्कल जो होगा वो पॉइंट में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्हील है, व्हील की शेप कैसी होती है, व्हील की शेप कैसी होती है, सर्कल, तो सर्कल की शेप क्या है, ए पॉइंट, ठीक है। यानी सर्कल को हम मान के चलते ये पॉइंट है, तो दैट मीन्स पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। अब यहाँ पे कोई बोलेगा रेक्टेंगल वायर कॉल्ड एज, रेक्टेंगल को भी सर्कल बोलते हैं, बट रेक्टेंगल शेप में जो होगा उसको सर्कल बोलेंगे। जो रेक्टेंगल ऐसे शेप में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे, ठीक है। बट जो सर्कल होगा उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट। अब जो भी सर्कल के शेप में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन में 17 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ डेटा कैन बी क्लासिफाइड एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऐसा डेटा है जिसको प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा बोलते हैं। ए है डेटा अवेलेबल इन यूजीसी रिपोर्ट्स, जो यूजीसी रिपोर्ट्स में डेटा है क्या उसको बोलेंगे। बी है डेटा कलेक्टेड बाय इंटरव्यूज ऑफ यूजीसी एक्सपर्ट्स, या डेटा जो कलेक्ट करते हैं हम इंटरव्यू के दौरान यूजीसी एक्सपर्ट्स से, ठीक है। सी है डेटा अवेलेबल फ्रॉम सोशो कल्चरल टेबल्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, यानी जो सेंसस में डेटा है उसको हम बोलेंगे क्या। डी है डेटा ऑन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल इन डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सब ट्रेनिंग होते हैं ना, सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ होता है उनका रिकॉर्ड अवेलेबल वहाँ पे होता है, क्या उसको बोलेंगे, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पे आपको बताना है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा किसको बोलेंगे। चलो करो आप आंसर। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। आपको बताना है यहाँ पे ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ डेटा है जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा मानेंगे हम, ठीक है, प्राइमरी सोर्स, ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, आपके पास टाइम है अभी भी 12 सेकंड। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट, बी पार्ट क्या, डेटा कलेक्टेड बाय इंटरव्यूज ऑफ यूजीसी एक्सपर्ट्स, यानी जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे यूजीसी एक्सपर्ट्स, यानी यूजीसी में जो बैठे हुए एक्सपर्ट्स, उनसे जब हम इंटरव्यू करेंगे तो वो बन जाएगा, ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। देखो ये ऑलरेडी है डेटा अवेलेबल यूजीसी रिपोर्ट्स, यूजीसी में जो रिपोर्ट्स है उसमें डेटा जो अवेलेबल है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ है ना, कितनी प्राइवेट है, कितनी गवर्नमेंट है ना, कितने एफिलेटेड है, कॉलेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस कॉलेज में कितने हैं, है ना, टोटल कितने स्टूडेंट्स है, तो ये सारा जो है ये सेकंड, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज सेकेंडरी। डेटा अवेलेबल फ्रॉम सोशो कल्चरल टेबल्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2011 में जो सेंसस हुआ है उसके रिलेटेड जो डेटा अवेलेबल है दैट्स आल्सो सेकेंडरी, ठीक है, तो वो ऑलरेडी हुआ है। इसी तरह जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना, उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सचेंज पे होता है ना, तो उसको भी हम सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। तो प्राइमरी डेटा यहाँ पे बोलेंगे हम जो हम यूजीसी एक्सपर्ट से इंटरव्यू करके ले लेंगे, दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 18 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा इज ए स्टैंडर्ड मेजर एंगेजर फॉर वैलिडेशन ऑफ ए डेटा इन। अगर हम बोलेंगे एक्सटर्नल या इंटरनल क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा जो है ये किस में होता है, यानी किस टाइप ऑफ रिसर्च में होता है, ठीक है, किस टाइप ऑफ रिसर्च को ये वैलिडेट करते हैं। ए है हिस्टोरिकल रिसर्च, बी है फिलोसफिकल रिसर्च, सी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। आपको मैं दोबारा बताऊंगा कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा जो है ये किस को वैलिडेट करता है, किस टाइप ऑफ रिसर्च को वैलिडेट करता है, ठीक है, ये बताना है आपको। ए है हिस्टोरिकल रिसर्च, बी है फिलोसफिकल रिसर्च, सी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। हिस्टोरिकल रिसर्च को ये देखता है, ठीक है। हिस्टोरिकल रिसर्च में एक्सटर्नल इंटरनल क्रिटिसिज्म आ जाता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। The universe for a research study comprises of 60,000 students from rural and urban colleges, boys and girls students of various social groups. Identify the best method of sampling. यानी 60,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो रूरल और अर्बन कॉलेज से है, बॉयज़ और गर्ल्स जो भी है ना, स्टूडेंट्स डिफरेंट सोशल ग्रुप से आते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज हो जाएगा, बेस्ट कौन सा रहेगा। ए है परपज़, बी है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सी है कोटा सैम्पलिंग, डी है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सब आंसर करो, वेरी गुड। थोड़ा सा मैं और टाइम दे दूंगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि वो स्ट्रैटास में हम ले लेंगे, कुछ रूरल है, कुछ अर्बन है, कुछ बॉयज है, गर्ल्स है, डिफरेंट सोशल ग्रुप से है, तो उसको हम स्ट्रैटास में ले लेंगे, डिफरेंट लेयर्स में ले लेंगे। दैट कम्स स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ जेनेरिक नेम परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये एक जेनेरिक नेम है जो कौन सी फंक्शन करता है। ए है डेटा स्टोरेज, बी है डेटा रिट्रीवल, सी है डेटा कम्युनिकेशन, डी है ऑल ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना है ये नेम किसको रेफर करता है, ठीक है, यानी कौन से फंक्शंस करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सो सारे ये इसका आंसर आ जाएंगे। ओके, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक जेनरिक नेम है, ठीक है, तो जिसका काम होता है डेटा स्टोरेज करना, ठीक है, और डेटा रिट्रीवल यानी ढूंढना डेटा को, डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। सो ये सारे इसके ऑप्शन आ जाएंगे। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। आइडेंटिफाई द चीप सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी पोल्यूशन के आपको बताने हैं मेन सोर्सेज कौन से हैं। ए है ऑटो रिक्शाज, लॉरीज एंड ऑपरेटेड ट्रेन्स, बी है फूड, एयर एंड वाटर, सी है अनकवर्ड सीवेज ट्रैक्स, टैंक बेड्स ऑफ स्टैग्नेंट पॉन्ड्स एंड पब्लिक वेल्स, डी है होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड क्रीमेशन ग्राउंड। सब आंसर करो, वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑटो रिक्शाज, लॉरीज एंड कोल ऑपरेटेड ट्रेन्स जो है ये है मेन सोर्सेज किसके, पोल्यूशन के। ओके, तो बाकी फूड, एयर, वाटर ये नहीं है। अनकवर्ड सीवेज ट्रैक्स है ना, तो ये भी नहीं है। पब्लिक वेल्स ये कहाँ हो सकते हैं, होटल्स, हॉस्पिटल्स ये भी नहीं हो सकते हैं। तो इसमें मेन चीप सोर्सेज जो है वो है ऑटो रिक्शाज, लॉरीज और कोल ऑपरेटेड ट्रेन्स। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो आप। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन हायर एजुकेशन मीन्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हायर एजुकेशन में। ए है गवर्नेंस ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बाय कॉर्पोरेट हाउसेज इंडस्ट्रीज, बी है पार्टिसिपेशन ऑफ यूनिवर्सिटी फैकल्टी इन गवर्नेंस ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, सी है इंक्लूजन ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेज एज मेंबर्स ऑन गवर्निंग काउंसिल्स ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, डी है फाइनेंसिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बाय कॉर्पोरेट हाउसेज। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। आपको बताना है यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन हायर एजुकेशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए।
सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। पार्टिसिपेशन ऑफ यूनिवर्सिटी फैकल्टी इन गवर्नेंस ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज, यानी जब यूनिवर्सिटी फैकल्टी पार्टिसिपेट करेगी किस में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब वहाँ पे डिफरेंट डिसीजन्स होंगे, बाकी मतलब फंक्शंस होंगे, तो उनके साथ जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, दैट बिकम्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड हायर एजुकेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। द फेमस स्टेटमेंट टॉलरेंस, ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सल रीजन आर द वैल्यूज सिंबलाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाज मेड बाय, यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया? टॉलरेंस, ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सल रीजन, है ना, ये वैल्यूज जो सिंबलाइज किए यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने, तो ये किस स्टेटमेंट है? ए महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर DC कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, है ना, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे एक फेमस स्टेटमेंट है टॉलरेंस, ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सल रीजन, तो ये वैल्यूज जो सिंबलाइज करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, तो यहाँ पे आपको बताना किसने बोला है ये, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तब आपको पता है, अगर नहीं पढ़ा है तब याद रखो, ठीक है। टॉलरेंस, ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सल रीजन किसने बोला है, ओके। तो सब आंसर करो। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू ने बोला है टॉलरेंस, ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सल रीजन जो है ये किसके आधार, किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू ने, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, इसको पढ़ो पर आंसर करो। ICSSR मीन्स, ICSSR का मतलब क्या है? ए इंडियन सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी रिसर्च, बी है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, सी है इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, डी है इंडियन काउंसिल फॉर साइंस सोसाइटी एंड रिहेबिलिटेशन। सब आंसर करो, वेरी गुड। ICSSR मीन्स, ICSSR का मतलब क्या है? सो आपका टाइम खत्म हो गए हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो है ये इसकी फुल फॉर्म है ICSSR की, ठीक है। यानी जो सोशल साइंस में रिसर्च होते हैं उसको डील करता है ICSSR, ठीक है। यस, तो ये ध्यान में रखना। आप UGC भी करता है, ठीक है। हाँ, देखो इंडियन सेंटर भी नहीं आएगा, इंडियन कॉन्फ्रेंस, इंडियन काउंसिल फॉर साइंस ये भी नहीं आएगा, इसका आएगा ये इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ओके। सो इसको ध्यान में रखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। नैक मीन्स, नैक का मतलब आपको बताना है यहाँ पे। ए नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, बी है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन सेंटर, सी है नेशनल एविएशन एंड एरोनॉटिक्स सेंटर, डी है नेशनल एक्रेडिटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी काउंसिल। सब आंसर करो, वेरी गुड। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। आपको बोलना नहीं पढ़ना चाहिए, आप डायरेक्टली खुद लाइक भी कर सकते हैं, है ना। यस, नैक का मतलब क्या है? आपका टाइम खत्म हो गए हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, यानी नैक की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? थैंक यू गाइज। सो इस वेबसाइट पे जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर नोट्स कैसे मिलेंगे, तो इस वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे आप पेपर 1-2 PM के जो नोट्स होंगे तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आप अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपका फीडबैक जो है वो वैल्यू रखता है, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में जाके आप फीडबैक दे दो। सो ये 2 PM का जो MCQ क्लास रहता है रिगार्डिंग पेपर 1, इसको आप मिस मत करिए। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। यस, सो
आप अपने फ्रेंड्स के साथ अभी भी अगर शेयर नहीं किया तो उनके साथ शेयर कर सकते हो, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करके जाओ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम की सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।